ask you some, ma'am? Yes. Ma'am, I just had a basic doubt in financial market. Starting my doubt है. Just wanted to let you know कि जो starting का chapter में first page number 57 में first item that in my concept of financial market में उसमें हम उसके नीचे savers लिखा हुआ है and business funds के नीचे investors लिखा हुआ है. The previous time the first chapter. Okay. Okay. So what is the doubt? राइट सो मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड को सेवर्स लिखा हुआ है बिजनेस को इन्वेस्टर्स से लिंक किया हुआ है एंड ऊपर वाले पैराग्राफ में ये भी लिखा हुआ है कि हाउस होल्ड्स आर द वंस हु हैव द सरप्लस फंड्स एंड बिजनेस फंड्स आर बेसिकली हैविंग द डेफिसिट फंड्स राइट एंड आई जस्ट हैव शेयर्ड अ पिक्चर विद यू ऑन व्हाट्सएप. Okay. उसमें डायग्राम बना हुआ है उसमें हाउस होल्ड के साथ सरप्लस फंड्स लिखे हुए हैं एंड बिजनेस फंड्स के साथ डेफिसिट फंड्स लिखा हुआ है जिसका प्रीवियस फंड but paragraph में लिखा है that the investors are basically who have the surplus funds. See, So Vishnu. according to that, how it could be investors to households के savers लिखा हुआ business funds में that so what is the investment of the savers? Actually, it depends on the statement. Somewhere, of course, we are the investors also. Like if I'm investing my money in shares, in buying shares of any company, so I am the investor. That is true. But I'm the saver also because I'm saving my funds and giving it to someone who is going to invest it further in maybe buying a machinery or equipments. So actually you can't say कि हम सेवर है या इन्वेस्टर, एक चीज बताओ. नो, इट डिपेंड्स. हम दोनों हैं एक्चुअली. तो हम सेवर भी हैं क्योंकि हम सेव करते हैं पैसे और हम बिजनेस फर्म्स को देते हैं जो आगे इन्वेस्ट करते हैं इन बाइंग द वॉट एवर इक्विपमेंट्स. और हम इन्वेस्टर भी हैं नॉर्मल सेंस में जब हम बोलते हैं कि वी इन्वेस्ट आवर मनी इन बाइंग द शेयर्स और इन बाइंग द डिबेंचर्स. सो वी आर बोथ एक्चुअली. तो जैसे मैंने आपको कहीं जगह पे रीड भी करवाया, जैसे हियर इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट हियर सेवर्स आर अस. सेवर पैसे दे रहा है इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर यहाँ पे रेफर कर रहा है बिजनेस फर्म्स को हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मनी फर्दर. एंड समवेयर इन्वेस्टर्स हम भी होते हैं. जैसे इफ आई टॉक अबाउट लेट्स से जब हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो जब हम बोल रहे हैं कि it is more safe or it has more return for whom? For us, for the investor. Here we are the investor, right? So you can't say कि एक कौन है हम. We are both actually, and it depends. Somewhere in the sentences they have drafted the sentence in the way that we are the saver, and somewhere we are the investor also. Because जब हम लेमैन लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम इन्वेस्टर ही तो है when we are investing our money somewhere. Are you getting what I'm saying? जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. जनरली बस यहाँ पे सेवर कहा गया है हमें जब हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं या फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट पढ़ रहे हैं. सो वहीं पे हमें सेवर्स लिखा हुआ है. एंड बाकी जगह तो नॉर्मल जैसे यहाँ पे लिखा है टू डिफ्रॉड इन्वेस्टर्स. यहाँ पे इन्वेस्टर हम है तो इतना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि कहाँ पे क्या लिखना है. ओनली वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलिंग देम इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, वहां पे हमको सेवर बोला हुआ है. बाकी जगह नॉर्मली वी आर द इन्वेस्टर्स. हमारा नाम भी क्या है? Ordinary retail investors, right? Right. You're welcome. Okay, Vashi, I want to tell you that 5th to 13th would be your off. Actually 5th and 6th are Saturday, Sunday. वो तो आपका वैसे ही ऑफ होता है. तो वाई एम टेलिंग यू इज प्लान अकॉर्डिंगली. जब आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो पढ़ाई का तो इस तरह से प्लान करना. अब मैं आपको ये बताती हूँ तब तक हम क्या क्या कर लेंगे तीनों सब्जेक्ट्स में.
तो तब तक हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट खत्म कर रहे होंगे, विच इज योर लास्ट चैप्टर, सो आई डोंट थिंक इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। अकाउंट्स में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट तब तक खत्म करने वाले होंगे, और इको में हम इंडिया चाइना पाकिस्तान खत्म कर चुके होंगे, और हम कोई और चैप्टर कर रहे होंगे एम्प्लॉयमेंट। तो कहने का मतलब है कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। तो आप अपना जब सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बनाते हो तो उसमें थोड़ा ये इस तरह से टाइम टेबल बनाना दैट ड्यूरिंग दिस टाइम यू विल नॉट हैव क्लासेस। और बिफोर दैट आप ये भी देख लो कि आपको कोई, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हम कर ही चुके हैं सभी सब्जेक्ट में, बट अगर एक दो कोई रह गए हैं और वो आप कवर करना चाहते हो जल्दी, तो आप मुझे फिर टेक्स्ट करो कि ये वाले चैप्टर की क्लासेस दे दो। ठीक है, तो अपना प्लान कर लो कि अगर आपकी कोई प्री बोर्ड्स हैं या कुछ एग्जाम्स हैं, या यू आर फ्री, यू वांट टू कवर मोर सिलेबस, देन यू टेक्स्ट मी, बट यू हैव टू टेक्स्ट मी टाइमली। अभी मतलब कुछ दिन में आप मुझे बता दो, सो दैट आई कैन गिव यू द क्लासेस ऑफ दोज चैप्टर्स। ठीक है, तो आप अच्छे से प्लान करें सो दैट यू यूटिलाइज दिस टाइम नाइसली, because self-study is also very important. So what I'm telling that we'll be almost done with our business syllabus till then. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा खत्म होने वाला होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा खत्म ही हो रहा होगा उस वक्त तक, और इको में जैसे इंडिया चाइना पाकिस्तान चल रहा है उसके बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा होगा। दिस इज द स्टेटस, राइट। बस फिर इसके बाद जब हमारी क्लासेस होंगी, आई डोंट थिंक इट विल टेक मोर देन अ वीक और 10 days टू फिनिश एवरीथिंग। ठीक है, तो 13th के बाद जब हम मिलेंगे तो हाँ, कब है, व्हेन इज इट? ठीक है, इसके बाद जब हम मिलेंगे तो इमीडिएटली मैंने आपके फिर मतलब टेस्ट भी लूंगी एक दिन, तो आप उसी हिसाब से पढ़ना। तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड टाइम फॉर यू, क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो रहा होगा 90%। तो आप एक बार उस 90% को पक्का कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, और फिर जो 10% रह गया दैट विल हार्डली टेक 7 to 10 days, वो आप साथ साथ पक्का कर लेना। तो दिस शुड बी योर टारगेट। डू यू गेट इट? ये आपकी मतलब ये मस्ती वाली हॉलीडेज नहीं है ये। ऑफ कोर्स यू आल्सो अंडरस्टैंड यू हैव योर एग्जाम्स कमिंग अप। This is a golden opportunity for you to take a break from classes and focus on self-study and complete 90% of the term 2 syllabus nicely. बात समझ में आती है? चलिए, अब I have to finish this chapter by Friday, I told you. तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, जो हमने वैसे कल स्टार्ट करना था बट वी कुड नॉट। सेबी। ठीक है, सेबी की फुल फॉर्म लिखेंगे पहले तो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। Okay, I'll speak a little softly because someone is working outside. Okay, so SEBI आपको इतना तो पता ही है कि ये पूरी जो हमारी कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट याद रखना, नॉट द मनी मार्केट। मनी मार्केट के लिए कौन सा होता है? एक बॉडी, आई टोल्ड यू देयर इज अ बॉडी विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, DFHI। ठीक है, तो सेबी आप कह लो कि पूरी कैपिटल मार्केट का हेड होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था देयर वाज अ बिग स्कैम इन द स्टॉक मार्केट इन अ पर्टिकुलर ईयर। It was discovered in a particular year, but of course it was going on for a long time. Which scam am I talking about? The 92 scam, और उसको हम कहते हैं हर्षद मेहता scam. Remember I told you there's a web series on it that you should watch as a commerce student.
if you have interest in the stock market. तो देखो आप देखो जो सेबी था वो बन तो गया था 1988 में, इट वाज एस्टैब्लिश्ड, बट इसका जो एक्चुअल काम शुरू हुआ था वो 92 से ही हुआ था. तो यू कैन रिलेट इट विद द डेट ऑफ विद द पीरियड ऑफ दैट स्कैम, कि जब इतना बड़ा फ्रॉड हुआ एंड सो मेनी पीपल लॉस्ट crores of rupees, तब जाके सेबी को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला. व्हाट इज स्टैट्यूटरी स्टेटस? दैट इट वाज गिवन अ लीगल स्टेटस, कि अब सेबी को मतलब बहुत सीरियस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया. फ्रॉम विच ईयर? 92. एंड स्टैट्यूटरी स्टेटस ऑल्सो मीन्स कि इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, which is the Securities Exchange Board of India Act 92. जैसे we have the Chartered Accountants Act 1949. So Chartered Accountants को भी या ICAI को भी एक statutory status मिला है. तो statutory status means कि इसके लिए एक act बना है and it is given a lot of importance. So SEBI वैसे तो establish हो गया था 1988 में, but इसको statutory status मिला था 92 में, और इसके लिए एक्ट भी बना था, द सेबी एक्ट 92. इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है. अब सेबी के क्या काम होते हैं, व्हाई वाज इट फॉर्म्ड एंड एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी. वैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. बाकी टॉपिक्स थोड़ा सा मतलब हमारी नॉलेज के लिए है. तो लेट अस राइट इट. The Securities and Exchange Board of India was established. तो स्टैट्यूटरी स्टेटस का क्या मतलब होता है वैसे? Legal status. Correct. Or an act is formed for that. Was established by the government of India if you can remember in April 1988. If you can't, it's okay. सिर्फ 1988 ध्यान रख लो. वैसे क्यों बनाया गया होगा वो भी हम पढ़ते भी हैं, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत इन्वेस्टर्स, हम भोले भाले इन्वेस्टर्स के साथ स्कैम हो रहा था, फ्रॉड हो रहा था. ऐसे झूठी मूठी लोग कंपनीज बना के लोगों से पैसे उठा के भाग जाते थे. इस तरह के केसेस हो रहे थे. सो ऑफ कोर्स कोई बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी की जरूरत थी. ओके. द सेबी was given statutory status in January 1992 and the Securities and Exchange Board of India Act 1992 and the Securities and Exchange Board of India Act 1992 came into force. ठीक है, यहां तक लिखे. Clear? Ma'am, can you repeat? Yes. What do you want me to repeat, Bashir? The second. The meaning? The security. Okay. So SEBI was given statutory status in 1992. मतलब it was given a legal status कि अब SEBI एक legal body बन गई है और इसको बहुत importance दी
अब हमने स्टार्ट कर दी देनी फ्रॉम 1992 एंड इसके लिए एक एक्ट भी बना, जैसे आपका पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, इसी तरह सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 came into force. So I related it with the period of the scam, जो हर्षद मेहता scam था, it was discovered in this year. So तभी हमें लगा कि अब हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए प्रोफेशनल बॉडी विच लुक्स आफ्टर कि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो, राइट? ओके, चलो अब हम पढ़ेंगे reasons for the establishment of SEBI. Now this is not important for exam point of view. The most important, as I told you, are the objectives and functions of SEBI. But ठीक है, ये हम एक बार वैसे पढ़ेंगे. The capital market has witnessed a tremendous growth during 1980s. You also know कि capital market का मतलब होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, तो इसमें बहुत ग्रोथ देखने को मिला 1980s में. Characterized particularly by increasing participation of the public, like normal people like us started buying a lot of securities. This ever-expanding investors' population and market capitalization led to a variety of malpractices on the part of companies, brokers, merchant bankers, investment consultants, and other involved in the securities market. तो इतने लोग स्टार्ट कर दिया, लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करना, और जो स्टॉक मार्केट थी वो काफी ऊपर भी जा रही थी, इतनी इन्वेस्टर पॉपुलेशन बढ़ गई. मार्केट कैपिटलाइजेशन का यहाँ पे मतलब है कि अ लॉट ऑफ कंपनीज ऑल्सो स्टार्टेड इशूइंग शेयर्स. मार्केट कैपिटलाइजेशन का वैसे एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, बट हियर इन दिस कॉन्टेक्स्ट दे मीन दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्टेड इशूइंग शेयर्स. इन्वेस्टर्स भी बढ़ रहे थे और कंपनीज भी इशू ऑफ शेयर्स लेके आ रही थी, बहुत ग्रोथ हो रही थी कैपिटल मार्केट में. बट फिर इसके बैकग्राउंड में जो कंपनीज थी, ब्रोकर्स थे, और जो भी लोग इन्वॉल्व होते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, वो बहुत ज्यादा मैल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, मतलब गलत चीजें कर रहे थे, अनएथिकल चीजें कर रहे थे. जैसे the glaring examples of these malpractices include existence of self-styled merchant bankers, unofficial private placements, rigging of prices, unofficial premium on new issues, non-adherence to the provisions of the Companies Act, violation of the rules and regulations. इतना डिटेल में तो आपको नहीं समझ में आएगा, but what they are trying to say कि हर कोई अपने मन से ही चल रहा था, कोई सिस्टम ही नहीं था. अपने आपने मतलब अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट्स. क्या होता है प्राइवेट प्लेसमेंट? यू सिलेक्ट इंडिविजुअल्स और उनको आप ऑफर करते हो शेयर्स. इसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहा था. प्राइसेस को आप ऊपर नीचे अपने आप कर रहे थे. अ लॉट ऑफ मैल प्रैक्टिसेस वर गोइंग ऑन. नो वन वाज फॉलोइंग द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, और गवर्नमेंट को पता भी नहीं लग रहा था. बहुत टाइम बाद पता लगा, ऑलमोस्ट 10 years बाद ये जैसे फ्रॉड जो है हर्षद मेहता, ये एकदम थोड़ी हो गया. इट वाज डेवलपिंग ओवर टाइम. These malpractices and unfair trading practices have eroded investor confidence and multiplied investor grievances. जब सबके सामने ये स्कैम आया, और ये तो बहुत बड़ा स्कैम था, और भी छोटे छोटे स्कैम्स सामने आए जिसमें कंपनीज पैसे लेके भाग गई, मतलब इशू किए शेयर्स, लोगों से पैसे लिए और खत्म. तो इससे लोगों का जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल खत्म हो गया. ऑलमोस्ट कैपिटल मार्केट में बहुत टाइम तक लोग डर गए स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से, आफ्टर दिस स्कैम केम आउट. और इससे इन्वेस्टर के ग्रीवियंसेस तो बहुत ही बढ़ गए. ग्रीवियंसेस मतलब दुख उनके बहुत बढ़ गए. The government and the stock exchanges were rather helpless in redressing the investors' problems because of lack of proper penal provisions in the existing legislation. Government भी कुछ खास नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारे laws में भी कुछ कमियां थी. जैसे एक, वैसे जरूरी नहीं है एग्जाम्पल यहाँ पे देना, बट चलो I'll still give it. एक कंपनी होती है जो शेयर्स इशू कर सकती है. कंपनी और ओनर सेम होता है या सेपरेट लीगल एंटिटीज? व्हाट डू यू थिंक? ओनर
and company, same or separate legal entity? सेपरेट लीगल एंटिटी। तो हमारे लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी कि मान लो ठीक है, गवर्नमेंट को पता भी लग गया कि ये कंपनी ने डिफ्रॉड किया है, कंपनी ने कुछ गलत किया है लोगों के साथ, तो अब वो ओनर्स को पकड़ेगी। ओनर्स कहेंगे लॉ में देखो कंपनी ने डिफ्रॉड किया है, हमने थोड़ी, वी आर सेपरेट लीगल एंटिटी। ऑफ कोर्स ये बात सुनने में बिल्कुल अजीब लगती है, बट एक्चुअली ये सही है। कंपनी को आप खत्म कर दो, ठीक है, कर दो खत्म, वो सेपरेट है, हम सेपरेट हैं, आप हम पे कुछ लिमिट तक ही हमें पनिशमेंट दे सकते हो क्योंकि वी आर सेपरेट फ्रॉम कंपनी। इस तरह के प्रोविजंस हैं अगर हमारे लॉ में, तो हम सही लोगों को पनिश भी नहीं कर पा रहे थे। दिस इज व्हाट दे ट्राइंग टू से, कि गवर्नमेंट भी बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी क्योंकि हमारे प्रोविजंस जो थे वो भी प्रॉपर नहीं थे। In view of the above, the Government of India decided to set up a separate regulatory body known as SEBI. तो फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसे तो लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया कैपिटल मार्केट पे, ऐसे तो कोई भी नहीं सिक्योरिटीज में पैसे लगाएगा, सो हमें एक बॉडी बनानी चाहिए और लोगों का फिर से गेन करना चाहिए कॉन्फिडेंस, और एक्चुअली रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत स्ट्रिक्ट करना चाहिए। Can you imagine the whole scenario? So everything was going wrong in the capital market. So to make it right, SEBI was formed. Okay? Say. Yes, ma'am. Okay, तो थोड़ा Yes, ma'am. basic आपको idea होगा कि a lot of big scams and some small scams when came out, तो फिर लोगों का confidence erode हो गया. Government was also helpless. But to regain this confidence and to streamline the capital markets, again, SEBI was formed. ठीक है, चलो जी। Now सबसे important और इसमें से questions भी आते हैं, functions of SEBI. So there are three categories. We have the regulatory functions, we have the development functions, and we have the protective functions. Regulatory functions, development functions, protective functions. ये थोड़ा सा आपको लर्न भी करने पड़ेंगे। Of course you will understand, but you will have to memorize, क्योंकि केस स्टडी में वो पूछते हैं अच्छा बताओ ये कौन सा फंक्शन है सेबी का, मतलब इसमें से बताओ, तो यू नीड टू रिमेंबर कि कौन सा फंक्शन किस हेडिंग के अंडर है, तो दैट मच लर्निंग यू विल हैव टू डू। ओके, चलो पहले ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। सेबी वाज एंट्रस्टेड, entrusted matlab was given a task. Entrusted, when you give someone a task and you trust कि वो अच्छे से ये काम करेंगे. So SEBI was entrusted with the twin task. इसको mainly दो काम दिए गए of both regulation मतलब ऐसे नहीं कि जो भी जिसके मन में आ रहा है वो कर रहा है, नहीं, देयर शुड बी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट पीपल फॉलो दीज रूल्स, एंड इफ दे आर नॉट तो देयर आर पीनल प्रोविजंस। तो रेगुलेशन बहुत जरूरी था, एंड जो लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था वो वापस लाने के लिए, कैपिटल मार्केट्स को दोबारा डेवलप करने के लिए भी सेबी का काम था। सो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये दो वर्ड्स यहां से निकले, आप ये भी कह सकते हो, रेगुलेशन, डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। ऑफ कोर्स देयर आर सम प्रोटेक्टिव फंक्शंस आल्सो, तो एक लाइन में हम ये भी लिखेंगे,
फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे. It also has certain protective functions. ठीक है, ये लिखें. So now we will talk about regulatory functions. ओके, इसमें मेन क्या है कि जितने भी लोग सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो ब्रोकर्स हैं, चाहे सब ब्रोकर्स हैं, चाहे बैंकर्स हैं, चाहे जैसे हमने पढ़ा था ना EIPOs में लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार टू द इशू, ये जितने भी लोग हैं सिक्योरिटीज मार्केट में, इन सभी को खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा विद सेबी. And that is one of the regulatory functions of SEBI. कि ये जितने भी लोग हैं मार्केट में, उन सबको सेबी के साथ रजिस्टर करवाना पड़ेगा. दिस इज वन फंक्शन. सो लेट अस राइट, ये अब आपको लर्न करने हैं. रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, जो ये मिडलमैन है, and other players in the market, and other players in the market. ठीक है, तो जितने भी ये लोग हैं इनको खुद को रजिस्टर करवाना होगा. ओके, लोग तो है ही, but there are certain other things also, like mutual funds. If you have to come up with a mutual fund scheme, you have to get that scheme also registered with SEBI. Okay, what are mutual funds? वैसे मैंने कभी ना कभी आपको इसका बेसिक मीनिंग बताया होगा, but let me quickly tell you again. यहाँ तक लिख लिया? ओके, तो देखो इसे म्यूचुअल फंड के बारे में आपको शायद ऑलरेडी पता हो, या मैंने बताया हो, या फिर ना पता हो तो देख लीजिए. जैसे सपोज आई एम अ रिटेल इन्वेस्टर, नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन, एंड मैं स्टॉक मार्केट में पैसे लगाना चाहती हूँ, बट मुझे डर लग रहा है बिकॉज स्टॉक मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस. और स्टॉक मार्केट में लेट्स से पैसे लगाने के लिए मुझे नॉलेज नहीं है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इट्स लाइक अ गैम्बल, बट अ लीगलाइज्ड गैम्बल. पैसे बिल्कुल मेरे खत्म हो सकते हैं. सो बट आई वॉन्ट ऑल्सो टू एक्सप्लोर द स्टॉक मार्केट. तो ऐसे लोगों के लिए देर इज समथिंग कॉल्ड म्यूचुअल फंड्स. तो क्या होता है, जैसे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, बट दे आर काइंड ऑफ स्कैर्ड टू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, और मे बी दे डू नॉट हैव इनफ नॉलेज अबाउट इट. तो ये अपने कुछ पैसे इस म्यूचुअल फंड को दे देते हैं, और इस म्यूचुअल फंड की जो मैनेजमेंट होती है उसमें कुछ बहुत इंटेलिजेंट एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो हमारे पैसे को अपनी समझ के अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं. अब दे आर एक्सपर्ट्स, सो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छी जगह पे ही लगाएंगे. वैसे तो नोबडी नोज एक्चुअली व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बट फिर जो रिटर्न आता है कुछ ही अपने पास रख लेते हैं, कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं. कैन यू इमेजिन दिस? Yes. Okay, but do you think mutual funds are 100% safe?
Do you think mutual, they're not 100% safe, and that's why you see also ad के बाद आता है ना, mutual funds are subject to market risk, please read the scheme documents carefully before investing. Do you get to hear this? Because obviously ये कोई भगवान तो है नहीं जो ये बिल्कुल ऐसी जगह पे पैसे लगाएंगे जहां बढ़ेगा ही. Nobody knows. We are experts, okay, fine, but still there are risks involved. तो ये भी कोई 100% सेफ जगह नहीं है, पर फिर भी this is something that ordinary people like us, we can invest in mutual funds and then they invest in the stock market. Of course, this is safer than directly going to the stock market, yes, at least safer than that. ठीक है. और विषय वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, म्यूचुअल फंड में आप काफी पैसे डाल सकते हो. यू कैन पुट लैक्स ऑफ मनी, लाइक एक साथ यू कैन पुट अ लॉट ऑफ मनी, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड SIP. लाइक मैं आपके लिए बता रही हूँ बिकॉज यू आर यंग पीपल एंड यू माइट स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी सून. सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें क्या होता है, एवरी मंथ you give out some money to mutual fund and then they invest every month. It could be a very nominal amount, 1000 rupees, 2000 rupees, 5000, 10,000, जितना भी आप सोच सकते हो कि जितना भी आप निकाल सकते हो surplus, you give that much every month to mutual fund. Do you think it's a good thing? I think it's a wonderful thing. तो ये भी मैं आपको encourage करना चाहूँगी कि the moment you become 18, when you can have your PAN card and everything, and you can have your bank account, you must start with your SIP. So that when you will be like 40, 50 years, you will have a big amount in your mutual funds with very small amount that you have to give out every month. Yes? देखो टाइम तो बीतता जाता है. Time runs like anything. Especially let me tell you, when I was in school, मुझे लगता था आप कि when we were kids कि एक साल कितना ज़्यादा होता है. पहले हम एक क्लास में आते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर जाके एक क्लास ख़त्म होती है. But the moment you're out of school, time runs like anything. Seriously, you are also going to experience it. तो टाइम तो चलेगा ही अपनी स्पीड से. अगर हम उस टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें, उसने तब भी निकल जाना है टाइम ने, और इन्वेस्टमेंट करें तब भी टाइम ने पास होना है. तो बेटर है कि हम जल्दी स्टार्ट करें और थोड़े थोड़े अमाउंट से करें. हमें कोई क्रेजी अमाउंट से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है. सो नॉमिनल अमाउंट 1000 रुपीज, 2000 रुपीज एवरी मंथ, जितना भी आप यू कैन टेक आउट एंड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी as soon as you can, right? So by the time you are 40 or 50 years old, आपके पास इतने सारे पैसे हो जाएंगे जो मतलब जिसने आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने छोटे से अमाउंट से इतने पैसे बन सकते हैं, right? So that is the power of compounding. Power of compounding का मतलब यही होता है कि छोटा छोटा अमाउंट हम जब हर महीने निकाल रहे हैं तो हमें फील भी नहीं होगा इतना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है. बट जब वो जुड़ता जाता है, ऐड ऑन होता जाता है, तो बहुत बड़ा बन जाता है, हमको रियलाइज भी नहीं होता. So basically this is just an encouragement for you to start your investment journey as soon as you can. Okay, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जो ब्रोकर्स हैं, सब ब्रोकर्स हैं, उनको तो सबको खुद को रजिस्टर करवाना ही है विद सेबी. बट अगर आप कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम लेके आ रहे हो, कोई ऐसी और भी स्कीम्स होती है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, नाम से ही पता लग रहा है कलेक्टिव, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड देन दे इन्वेस्ट. इस तरह की अगर कोई स्कीम्स है तो उनको भी हमें करवाना पड़ेगा रजिस्टर विद सेबी. तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट. Registration of collective investment schemes.
and mutual funds, right? ठीक है, तो ये वर्ड था registration. Now we are going to use the word regulation. तो regulation is like नजर रखनी है हमें सब पे, सब ठीक से चल रहे हैं, अगर कोई भी गड़बड़ कर रहा है ऑडिट करो, चेक करो क्या गड़बड़ हो रही है, अगर कोई पनिशमेंट देने की जरूरत है उसका लाइसेंस कैंसिल करो. So that is the third point, regulation. अभी तक वर्ड था registration, now the word is regulation. Regulation of stock brokers, underwriters, आपको पता है there is something called underwriters. Merchant bankers, basically merchant bankers is like कि जब आप शेयर्स इशू करते हो तो बीच में कुछ बैंकर्स भी होते हैं. Like if I'm an ordinary person, मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, थोड़ा पुराने समय में चले जाएं तो मुझे बैंक जाना पड़ता था एप्लीकेशन फॉर्म लाने के लिए, फिर मैं वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करती थी और देन आई वुड पोस्ट इट. यू कैन इमेजिन. if you had to apply for shares in the traditional system, थोड़ा offline system में चले जाओ, so you would go to a bank, get the application form, fill the application form, then send it. तो बीच में कुछ bankers भी होते हैं, we call them merchant bankers. etc. तो बेसिकली ये जितने भी लोग हैं इनका आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और फिर इन पे नजर रखनी है, दैट इज रेगुलेशन. ये कौन कर रहा है? Who is doing all this? SEBI. चलो यहां तक हो गया. ठीक है, नेक्स्ट. अभी हम रेगुलेटरी फंक्शंस में ही कर रहे हैं. रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स. अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने वाली है तो उस पर भी नजर रखो, कहीं उसने जबरदस्ती उस कंपनी को ऐसे मतलब गलत वे में तो नहीं टेक ओवर कर रहे. गलत वे में मतलब धोखे से उनके सारे शेयर्स खरीद लिए हो, कोई धोखा तो नहीं हो रहा टेक ओवर में. कई बार क्या होता है, आप भोले भाले अगर लोग हो, आपकी कंपनी है, कोई जो चालाक इंसान है वो आपकी कंपनी को टेक ओवर कर रहा है और आप इट्स लाइक एन एक्सप्लॉयटेशन, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है. सो रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स, जहां पे भी टेक ओवर हो रहा है वहां पे देखो सब ठीक है, एवरीथिंग इज रेगुलेटेड बाय कंपनीज. तो थोड़ा वैसे इसको आप लर्न करने की भी कोशिश करें. So registration of brokers, registration of mutual funds, regulation of all these people, all these players, and regulation of takeover bids. Okay. Then अगर मुझे as SEBI किसी पे भी थोड़ा सा भी suspicion हो रहा है, I am suspicious कि कुछ तो गड़बड़ है, then I have the right कि मैं उनको कह सकती हूँ send me this information, मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी कंपनी से. या फिर मैं कह सकती हूँ मुझे आपकी कंपनी की ऑडिट करनी है या मुझे कुछ ना कुछ इंक्वायरी करनी है. तो आप रोक नहीं सकते सेबी को. अगर सेबी को लग रहा है कि उसको कुछ आपके कंपनी की इंस्पेक्शन करनी है, ऑडिट करनी है, कोई इंक्वायरी करनी है, तो वो ये कर सकता है. दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन.
बाय अंडरटेकिंग आप इंस्पेक्शन कर सकते हो, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप ले सकते हो कंपनी से बाय अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन। कोई इंक्वायरी करनी है, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ इवन स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएससी एनएससी, इनकी भी ऑडिट कर सकते हैं आप। एंड जो भी बीच में लोग हैं, इंटरमीडियरीज, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, जो भी ये लोग हैं, इनकी भी आप कर सकते हैं इंस्पेक्शन। दिस इज योर राइट एज सेबी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, देन जैसे आपने अगर रजिस्ट्रेशन कराना है विद सेबी, हो सकता है ना कुछ रजिस्ट्रेशन फीस हो, मे बी यू हैव टू पे 5,000 rupees to get yourself registered with SEBI. तो ये भी वो फीस आपसे ले सकता है, ये उसका अनदर इसी में फंक्शन उन्होंने क्लियर कर दिया है। लेविंग फी और अदर चार्जेस, कोई पेनल्टी वगैरह है वो आप पे लगा सकता है। लेविंग फी और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट, मतलब जो सेबी एक्ट में चीजें लिखी हुई है, कोई फीस है, कोई पेनल्टी है, कोई चार्जेस है जो सेबी ले सकता है आपसे, वो एक्ट में लिखा हुआ है, तो उसको वो फॉलो करेगा। लेविंग फी और अदर चार्जेस फॉर द पर्पसेस ऑफ, फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। लास्ट, रेगुलेटरी फंक्शन। ओके, तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा लगेगा आपको। एक और हमारी एक्ट है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स। बहुत सारी एक्ट्स हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, कुछ तो आप पढ़ेंगे अपना बीकॉम में, सीए में। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956। ओके, तो इस एक्ट में लिखा है कि ये कुछ काम, कुछ ड्यूटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो सेबी को डेलीगेट कर सकती है। लेट मी रिपीट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में कुछ ड्यूटीज मेंशन्ड है विच इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटेंड्स कैन बी डेलीगेटेड टू सेबी। तो वो सारी ड्यूटीज भी सेबी परफॉर्म कर सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको डेलीगेट की है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, performing and exercising such power under Securities Contract Regulation Act 1956 as may be delegated by Government of India। ठीक है, थोड़ा सा लर्न कर लो, इतना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। Securities Contract Regulation Act 1956 के अकॉर्डिंग whatever has been delegated to SEBI by Government of India, all those things SEBI can perform and exercise, right? Performing and exercising such duties and powers under Securities Contracts Regulation Act 1956 as may be delegated by Government of India।
ठीक है, तो नाउ यू हैव टू लर्न दीज 7 पॉइंट्स विषय. Can we do so? Can we learn these points? Yes, ma'am. राइट विषय. तो बस इसके बाद हमारे बच जाएंगे 2 फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एंड थोड़ा सा रिविजन. दैट्स इट. सो 2 more classes we'll finish this chapter. Understood? Yes, ma'am. चलिए, so that is it for this class विषय. रिवाइज करें इसको पूरा. एज आई ऑलवेज से 30 मिनट्स आप रिवाइज करें, पूरा चैप्टर अच्छे से कर लो. बस इसे हम 2 दिन में खत्म कर देंगे.